नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे गोपेश्वर में रोड शो करेंगे। यह रोड शो बस अड्डा गोपेश्वर से शुरू होकर पुलिस लाइन तक निकलेगा और रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री आम लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और विभिन्न स्थानों पर नागरिकों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वो जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करना, साथ ही लोगों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुनना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात संचालन के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि रोड शो और जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 3:30 पर ग्रेस हिंदुस्तान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के साथ लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में दान चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के खजांची संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह केदार सिंह रावत को नया खजांची नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार दान चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच के बीच ये प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जारी है और जांच पूरी होने तक आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस प्रकरण में अन्य संबंधित कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। उनसे मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में दान से जुड़े मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों AERO को प्रशिक्षण दिया गया। तहसील सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, नोटिस जारी करने, दावे और आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम निर्वाचन नामावली के प्रकाशन तक के कार्य योजना से अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान DLMT देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्री SIR चरण में मतदाताओं की मैपिंग की गई थी। इसके बाद गणना फॉर्म वितरित किए गए और BLO की तरफ से भरे गए फॉर्म को BLO ऐप पर अपलोड कर डिजिटल रूप से दर्ज किया गया। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग में विसंगतियां पाई गई हैं उन्हें BLO के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण के लिए 12 AERO नियुक्त किए गए हैं। साथ ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से प्राप्त दावे और आपत्तियों का भी नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचन नामावली प्रकाशित की जाएगी। कार्यक्रम में तहसीलदार वीरेंद्र सजवान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये SIR का जो कार्य प्रगति पर है, इसके अंतर्गत अभी तक हमने मैपिंग का कार्य किया जा चुका है और वर्तमान में इसमें सुनवाई, दावे आपत्तियों की सुनवाई की जानी है, जिसमें 70 विधानसभा खटीमा के अंतर्गत 12 AERO की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के लिए कि आगामी क्या कार्रवाई करनी है, कैसे नोटिस दिए जाने हैं, किसका नाम काटा जाना है या नए फॉर्म कलेक्ट किए जाने हैं, उसके संबंध में हमारे DLMT साहब ने आज विस्तृत रूप से संबंधित AERO को बताया। तकनीकी रूप से जैसे जैसे जानकारियां निर्देश प्राप्त होंगे वो AERO को साझा किए जाएंगे। ये कार्रवाई अब शुरू है। 16 तारीख से इसमें नोटिस बनने का कार्य शुरू हो जाएगा और आगामी 2 महीने तक ये कार्रवाई चलेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज खटीमा तहसील के अंतर्गत जो AERO नियुक्त किए गए हैं उनको क्या कार्रवाई करनी है, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, रोल्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके संबंध में उनको आज प्रशिक्षण दिया गया है। और इसके अलावा क्या क्या उसमें उनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई है, जैसे कि जो विसंगतियों के कारण नोटिस जो जारी किया जाना है उस पर क्या कार्रवाई करनी है, जो फॉर्म 6, 7, 8 जो आवेदन आएंगे उन पर क्या कार्रवाई की जानी है और किस प्रकार की जानी है। AERO नेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जो जनरेट होंगे
उनको किस प्रकार वितरण बैलों को दिया जाना है, इस संबंध में उनको सूचना दी गई है। आज केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था कि उनके क्या क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और टेक्निकल एस्पेक्ट के संबंध में वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद अब वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। गजेंद्र जोशी भारतीय सेना में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करना अध्यक्ष की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होता है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं और प्रशासनिक कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गजेंद्र जोशी के अनुभव का लाभ आयोग को मिलेगा और भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति को लेकर शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब नए अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र जोशी जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं देहरादून सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विशेष रेल यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता भी की। देखिए। Come on, Mother India. Mother India. Victory. Lord Somnath. Victory. Lord Somnath. Victory. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। जय बाबा केदार। गंगा मैया की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में विशेष रेल यात्रा के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय भूषण गढ़वाल जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ थपलियाल जी, सरकार में संस्कृति विभाग को देखने वाली हमारी बहन मधु भट्ट जी, सुश्री विनीता श्रीवास्तव जी और सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बाबा दर्शन भारती जी, श्री कुलदीप बुटोला जी, माधव सेमवाल जी, जयन नोटियाल जी, मथुरा दत्त जोशी जी, श्री मुलायम सिंह रावत जी और सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तराखंड से आज विभिन्न क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को दर्शन करने जा रहे सभी पूज्य संतगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सभी युवा एवं सभी श्रद्धालुओं का मैं आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूं और आप सभी यात्रियों के मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा
ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है जिसे न तलवारें झुका सकी न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति, क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे। और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी
और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक संख्या का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जनगण मन और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूं कि आप जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं और अतिथि देवो भव, इसकी भावना का प्रतिनिधित्व करें। ये झलकना चाहिए कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा, जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदल जाएंगे। उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग आए हैं। ये अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, बहुत सारे लोग आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कई बार, बार बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है। वोट लेने के लिए कुछ लोगों के एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए कहते थे सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, तमाम प्रकार की इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें वो करते थे। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से हुआ। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं। एक प्रकार से आप सभी हमारे राज्य के देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना? इसलिए अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से
आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुखद, सुरक्षित, सुगम